नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा सक्सेस साथी पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के आयुक्त श्रीमान संदेश नायक सर का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उनकी पहल से, उनके नवाचार से ये चैनल आरंभ हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बैठे दूर दराज के विद्यार्थियों को बहुत ही उच्च क्वालिटी के वीडियो प्राप्त हो रहे हैं। तो श्रीमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर जेबी खान, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू, आज आपके सामने उस विषय पे बात करूंगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक आवश्यक टॉपिक के रूप में आता है और उसमें प्रश्न आते हैं, यानी जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। यह बहुत ही छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण विषय है जो आपकी सफलता का निर्धारण करता है। किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें जनरल साइंस से रिलेटेड बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर आपका चयन होता है। तो इस विषय पर आप किस प्रकार से तैयारी करें, उस पर हम बात करेंगे कि जनरल साइंस क्या होती है, कौन कौन से टॉपिक्स को इसमें कवर किया गया है और किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। तो आज हम बात करेंगे जनरल साइंस की इस ज्ञान सुधा चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, हम किस विषय के विद्यार्थी है उस पर डिपेंड करता है कि हमें किस लेवल पे इसकी तैयारी करनी है। जैसे अगर हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हमारे लिए यह विषय थोड़ा सरल हो जाता है, लेकिन उसमें भी एक समस्या आती है कि आप गणित के विद्यार्थी हैं और आप जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं। अगर आप गणित के विद्यार्थी हैं तो आपको जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न सोल्व करने में दिक्कत आएगी, और अगर आप जीव विज्ञान के विद्यार्थी है तब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो थोड़े विषय हैं उनमें प्रश्न सोल्व करने में आपको समस्या आती है। तो आप किस लेवल के विद्यार्थी है उस लेवल पे आपको आरंभ करना है, क्योंकि हमें पता है कि जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न ज्यादा आते हैं, इसलिए जो जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा तो ये सरल होता है, लेकिन मैथ के विद्यार्थियों को इसमें पढ़ना पड़ता है। तो आप विज्ञान के विद्यार्थी है, कला वर्ग के विद्यार्थी है और वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी है, सबका तैयार करने का पैटर्न अलग अलग होता है। विज्ञान के विद्यार्थियों को बेस तैयार होता है, लेकिन अगर आप कला और वाणिज्य के हैं, बीए और बीकॉम आपने उस विषय में किया है, तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए और जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, जीरो से स्टार्ट करने के लिए आपको 6th, 7th, 8th, 9th, 10th यानी 6th क्लास से आप आरंभ कीजिए और एनसीईआरटी की बुक पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक्स बहुत बेस क्लियर करती है। उन बुक्स को अगर आप पढ़ना आरंभ करेंगे तो आपको आगे कोई समस्या नहीं आएगी। कोई टॉपिक अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हैं और बेस आपने एनसीईआरटी से क्लियर किया हुआ है तो वो टॉपिक पढ़ने में भी आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप 6th स्टैंडर्ड से, अगर आप 6th से आरंभ नहीं कर सकते हैं तो 8th, 9th, 10th की एनसीईआरटी की विज्ञान की किताब आप जरूर पढ़ें। लेकिन मेरा तो यही सुझाव है कि आप 6ठी क्लास से एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना आरंभ कर दे ताकि आपको कहीं कोई समस्या न हो, चाहे आप विज्ञान के विद्यार्थी हो। अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है, कला और वाणिज्य के हैं, तब तो आपको आरंभ करना ही करना है ताकि आपका बेस वहीं से क्लियर हो और कोई समस्या आपको न आए। इन विषयों में हमें देखना यह होता है कि कौन से विषय के प्रश्न ज्यादा आते हैं। इसके लिए जिस भी कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं उसके पूर्व के पेपर आप जरूर देखें और उस पेपर्स को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस लेवल पे और कौन से जनरल साइंस के भी कई टॉपिक्स है, कई ब्रांचेज है, वो आगे मैं बात करूंगा, कौन सी ब्रांच की आपको ज्यादा तैयारी करनी है। इसलिए आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी आरंभ करते हैं सर्वप्रथम उसके पुराने पेपर सॉल्व करना आरंभ करें, जिससे आपका एक माइंड मेकअप बनेगा कि आपको किस लेवल पे
किस स्तर पे पढ़ना है और किस स्तर के प्रश्न एग्जामिनर परीक्षा में पूछते हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो विद्यार्थियों, आप एनसीईआरटी से आरंभ करिए। साइंस जो वर्ड है, विज्ञान, ये बना कहां से? ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड साइंसिया, इससे बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है इस लैटिन वर्ड का जानना या जानकारी, नॉलेज, टू नो और नॉलेज, यानी किसी भी चीज को हम क्या, क्यों, कैसे, यही विज्ञान है। तो भौतिक जगत में कोई घटनाक्रम क्या है, वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसी को जब हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो वो विज्ञान कहलाती है। तो हमें कोई भी चीज जब हमारे दिमाग में प्रश्न आ जाए कि ये चीज क्या है, क्यों है और कैसे है, इसका अध्ययन हम कैसे करें, तो वही विज्ञान है। तो जो कि एक लैटिन वर्ड साइंसिया से बना होता है। अब हम बात करें कि इसकी जो साइंस है उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित की जाती है, हमें क्या क्या पढ़ना होता है। उसके लिए आप यहां पे ब्रांचेस देखेंगे तो हम विज्ञान की ब्रांचेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बेसिक ब्रांचेज जो हमेशा से, जब से साइंस बनी है, हम पढ़ते आए हैं, और दूसरा इन्हीं ब्रांचेस से नई ब्रांचेस निकल गई जो कि परिवर्धित शाखाएं या अप्लाइड ब्रांचेस हम उनको कहते हैं। तो अगर हम बात करें बेसिक ब्रांचेस की, विज्ञान की जो बेसिक ब्रांचेस है, वो बेसिक ब्रांचेस जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी, ये इनकी बेसिक ब्रांचेस है। अब हम बात करें कि हमारा जो अप्लाइड ब्रांचेस है उसमें अब जो लेटेस्ट चल रहा है उसमें सारी की सारी चीजें हमारी आ जाती है। तो लेटेस्ट में हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोमेट्रिक्स, जेनेटिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो ये बहुत सी चीजें हैं जो हमारी बेसिक ब्रांचेस से निकलकर आई है। तो इन चीजों को हमें विज्ञान विषय की जब भी हम तैयारी करते हैं तो इनके बारे में हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है। अब इसमें भी प्रश्न कौन से आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो जो रियल में हमारे डे टू डे लाइफ में जो विज्ञान ज्यादा काम आती है वही प्रश्न आते हैं। डिटेल में अगर हम जनरल साइंस की बात करें, जीके में जब जनरल साइंस का पार्ट होता है तो डीप में प्रश्न नहीं आते हैं। डे टू डे लाइफ में जो चीजें हमारे काम में आती है, चाहे वो बायोलॉजी की हो, जैसे पेड़ पौधों से संबंधित हो, जंतुओं से संबंधित हो, रसायन से संबंधित हो, भौतिक चीजों से संबंधित हो, भौतिक विज्ञान, और जो भूगर्भ विज्ञान है, भूविज्ञान है, अथवा खगोल शास्त्र है, तो जो डे टू डे लाइफ है उससे संबंधित प्रश्न ही हमारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वह पार्ट है बायोलॉजी। सबसे ज्यादा प्रश्न बायोलॉजी के ही आते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री के आते हैं, और जो अप्लाइड ब्रांचेज है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इनके भी आजकल क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जमाना है तो इनसे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। और खगोल शास्त्र की हम बात करें तो जो स्टार्स और धरती से बाहर की चीजें हैं, ग्रह है, उपग्रह है, सैटेलाइट्स हैं, उनके बारे में भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग कहां से होती है? आप स्टार्टिंग करिए बायोलॉजी से। रोज की डे टू डे लाइफ में आपको कौन सी सब्जियां काम में आ रही है, कौन से प्लांट्स काम में आ रहे हैं, कौन सी प्लांट्स के कारण बीमारियां हो रही है, या प्लांट्स में कौन सी बीमारियां हो रही है, ये चीजें इसमें होती है। फिर एनिमल्स में अगर हम आते हैं तो एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो डे टू डे लाइफ में आप एनिमल जो हमारे टच में होते हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो जब आप पुराने पेपर सोल्व करेंगे तो आपके सामने ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट होते हैं, कौन से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनर। तो जो मेरा अनुभव है वो यही कहता है कि बायोलॉजी से आप स्टार्ट करिए और फिर इन चीजों में आप बढ़ते जाइए। एक एक दो दो प्रश्न इन सब से आते हैं, लेकिन ज्यादा चीजें, ज्यादा पार्ट बायोलॉजी का ही इंक्लूड इसमें किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो ब्रांचेस थी, हमने बात करी साइंस की ब्रांच बायोलॉजी। अब बायोलॉजी होती क्या है? यानी जीवों का अध्ययन हम जब करें, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी हम स्ट्रक्चर, वो उसका विकास, उसका उद्भव, उसकी पहचान, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जीवित जीव जो है, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो इंसान हो, उन सब का जब हम अध्ययन करेंगे तो वह बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। उसके बाद हम बात करें रसायन विज्ञान की, तो इस विज्ञान की
विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर पदार्थों का जो संगठन है, उनकी संरचना है, उनके गुण है, उनकी रासायनिक प्रतिक्रिया है, उनके बारे में हम अध्ययन करना केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान कहलाता है। उसके बाद हमने बात करी भौतिक शास्त्र की, फिजिक्स की। इसमें जो हमारी एनर्जी है, ऊर्जा के रूपांतरण और उसके द्रव्य संबंधों की विवेचना की जाती है। जो एनर्जी, कोई काम कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, नेचुरल आंतरिक क्रिया उसकी क्या है, ये सारी अगर हम बात करें तो वो भौतिक शास्त्र या फिजिक्स को उसमें कहा जाता है। अब बात करें हम खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी की, तो एस्ट्रोनॉमी में जो भी धरती से बाहर की, धरती और उसका वायुमंडल है, उससे बाहर की जो चीजें हैं, उसका जब हम अध्ययन करें, जैसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, स्टार्स है, गैलेक्सी है, प्लैनेट्स है, कॉमेट्स हैं, उनका जब हम स्टडी करते हैं, वह एस्ट्रोनॉमी में इंक्लूड की जाती है। उसके बाद जियोलॉजी, भूविज्ञान, इसमें पृथ्वी के अंदर जो ठोस चीजें हैं, उन चीजों का, पत्थरों का, सैलों का हम जब अध्ययन करते हैं तो ये हमारा जियोलॉजी में इंक्लूड होता है, जियोलॉजी में इंक्लूड होता है। देन बायोटेक्नोलॉजी, ये अप्लाइड साइंस में आ गया, हमारा परिवर्तित जो शाखा है, ये लेटेस्ट। अब इसमें दो वर्ड है, बायो और टेक्नो। जब हम टेक्नोलॉजी को बायोलॉजी में अप्लाई कर देते हैं और बेनिफिशियल यूज के लिए, कोई लाभदायक पदार्थ प्राप्त करने के लिए जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी बायोलॉजी में, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी तो सीधा सा है, जब टेक्नोलॉजी को बायोलॉजी में इस्तेमाल किया और किसके लिए, बेनिफिशियल यूज के लिए, किसी डिजीज को रोकने के लिए, तो ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। मोलिकुलर बायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान, इसमें सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए, उन सब का जब हम अध्ययन करें तो उसे हम मोलिकुलर बायोलॉजी या आणविक जीव विज्ञान कहते हैं। जो अभी लेटेस्ट चल रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस पे प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसमें कंप्यूटर की सहायता से हम आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, इन सब का जब हम काम करते हैं तो इसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। बायोमेट्रिक्स, जैवमिति, जैविक जो आंकड़े हैं और उसके जो तथ्य हैं, उनका जब हम एनालिसिस करते हैं, उस विज्ञान को हम बायोमेट्रिक्स कहते हैं, बायोमेट्रिक्स उसको कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसमें जो है हमारे जीन है, जीन को हम जब स्टडी करते हैं, जीन का जब हम अध्ययन करते हैं, तो जीन की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं कि जीन में किस प्रकार से कोई परिवर्तन और चेंज हम कर सकते हैं। बेनिफिशियल, बहुत सी बीमारियां, आनुवांशिक बीमारियां, उनको भी दूर किया जाता है। तो उन सब के लिए अध्ययन के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम करते हैं, तो यानी जीनोम में हस्तक्षेप हम कर रहे हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसमें इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसका पार्ट को कैसे डिजाइन, हमें किस प्रकार कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है और किस प्रकार कंप्यूटर का हार्डवेयर डिजाइन करना है, उन सब की बातें हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करते हैं। तो ये कुछ ब्रांचेस हमारी थी साइंस की। अब कुछ मैं बात करता हूं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा, हमें प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ का होता है। अब आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, अमर बेल, सबको पता है अमर बेल के बारे में कि अमर बेल किसका उदाहरण है। हमें पता है, हमारे बाहर जब हम देखते हैं बड़े बड़े पेड़ों पे एक व्हाइटिश कलर के धागे से लटके रहते हैं, जो कि अमर बेल है, ये एक परजीवी होता है। तो जब भी आप किसी कंपटीशन में, आपको सोल्व करने का मैं तरीका बताता हूं कि जैसे सबसे पहले आपका प्रश्न आपके सामने है, अमर बेल का एक उदाहरण है, यानी कसकुटा बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले आप ऑप्शन मत देखिए, इसका आंसर अपने माइंड में खोजिए। अब अमर बेल आपने देखी है, सुनी है, उसके बारे में जो जो आंसर आ रहा है वो आंसर इस ऑप्शन में ढूंढिए। आपको मिलता है तो टिक करिए, टिक करने से पहले भी दूसरे ऑप्शन को देखिए, कहीं कोई इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट तो नहीं है। तो इसका अगर हम बात करें, अमर बेल हमें पता है ये परजीवी है, तो परजीवी है तो इसका आंसर होगा बी, ये परजीवी के रूप में पाई जाती है। अब
उसी तरीके से फेदोमीटर, अगर हम बात करें फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है, तो अब ये फेदोमीटर हमें कंफ्यूज कर सकता है, भूकंप भी हो सकता है, वर्षा भी हो सकता है, समुद्र की गहराई भी हो सकता है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, कोई भी आप प्रश्न पढ़ते ही उसका आंसर अपने दिमाग में लाएं और वो आंसर आपको इस ऑप्शन में मैच करता है तब तो वही होगा। अगर वो आंसर मैच नहीं कर रहा है, फिर आपको प्रश्न एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा और दोबारा पढ़ के आप उसमें से देखिए कि कौन सा आंसर सही है। तो फेदोमीटर जो है उससे हम समुद्र की गहराई को मापते हैं, फेदोमीटर कहा जाता है। तो जो डेली टू डेली लाइफ है उन्हीं के प्रश्न। अब हमें पता है हमारा खून का रंग लाल होता है, अब क्यों होता है? अब मैं सोचूं कि इसके कारण आरबीसी भी लाल होती है, प्लाज्मा भी लाल ही कलर होता है, लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा इसमें, क्योंकि ये सारे पार्ट किसके हैं? ब्लड के पार्ट है। तो ब्लड में प्लाज्मा भी है, हीमोग्लोबिन भी, आरबीसी भी है, लेकिन इसका जो बेस्ट होगा वो इन चार में से एक है। तो बेस्ट इसका लाल रंग हीम आयरन के कारण होता है और इसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इसके कारण हमारे खून का रंग लाल होता है। अब बीपी हमें पता है, ब्लड प्रेशर बात करते हैं कि कितना होता है एक स्वस्थ मनुष्य का, तो ब्लड प्रेशर बात करते हैं, लेकिन ये होना कितना चाहिए? तो इसका जो स्टैंडर्ड मापन है वो 120/80 या 80/120 भी आ सकता है इसमें। ऊपर का 120, नीचे का 80 या 80 और 120, ये भी ऑप्शन आ सकता है। ताप, अब टेम्परेचर की हम बात करते हैं। हमें पता है, हम कई बार चर्चा आती है कि हमारा टेम्परेचर बाहर इतना डिग्री सेल्सियस है, कई बार आता है फ़ारेनहाइट में, केल्विन में। तो अब ये तीनों इकाई भी, अगर इसमें ऑप्शन चौथा नहीं होता तो हमारे कंफ्यूज हो जाता, लेकिन अब चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो ये हमारा जो टेम्परेचर है उसकी जो इकाई है वो तीनों होती है। सेल्सियस में भी नापा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी नापा जाता है और केल्विन में भी नापा जाता है। तो ये चारों ऑप्शन हो जाएंगे। अब निकट दृष्टि दोष, आपको निकट दृष्टि दोष है, यानी पास की चीजें या दूर की चीजें जब आपको दिखाई नहीं देती है, धुंधली दिखाने लग जाती है, तो उसमें हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? तो वो अवतल लेंस हम इस्तेमाल करते हैं, यानी चश्मा हमें लगेगा वो अवतल लेंस वाला चश्मा हमें लगेगा। ये कुछ और प्रश्न है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने आपके सामने चर्चा की। इसमें हम सीधा वन लाइन क्वेश्चन में बात करते हैं। कई बार अगर डिस्क्रिप्टिव अपन आरएस में जाते हैं तो डिस्क्रिप्टिव में वन लाइन क्वेश्चन भी आते हैं, ज्यादा बड़े भी क्वेश्चन आते हैं। तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? ग्लूकोज मीठे से संबंधित है और मीठा हमें पता है डायबिटीज, मधुमेह होता है, डायबिटीज से संबंधित होता है। अब हमारे हार्ट के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट। तो कौन सा पार्ट है जिसमें अशुद्ध रक्त, जिसमें शरीर का अशुद्ध रक्त आता है, और एक पार्ट में शुद्ध रक्त होता है जो कि फेफड़ों से आता है? तो हृदय का किस भाग है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है? लेफ्ट पार्ट में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, यानी वो शरीर से इकट्ठा होके लेफ्ट में आता है, यहां से वो फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से वापस राइट पार्ट में आता है, यानी शुद्ध रक्त राइट पार्ट में, अशुद्ध रक्त लेफ्ट पार्ट में। अब जैसे ही हम खाना खाना शुरू करते हैं तो हमारा डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है, मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो हमारे लार में एंजाइम होते हैं जो कि स्टार्च का पाचन शुरू कर देते हैं, यानी हम जैसे जैसे, इसीलिए कहा जाता है कि खाने को चबा चबा के खाना चाहिए ताकि डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा ताजमहल जो है वह आजकल उसकी जो सफेदी है वो पीला पड़ता जा रहा है, व्हाइटनेस खत्म होती जा रही है, डल होता जा रहा है। वो किसके कारण हो रहा है? वो एसिड रेन, जो एनवायरमेंट में एसिड हवा के माध्यम से, गैसेस के माध्यम से एनवायरमेंट में जा रहा है, और जब बरसात होती है तो एसिड रेन के रूप में वो एसिड पानी के साथ आता है। इसलिए कहा जाता है कि पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो एसिड आता है साथ में जो हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे ही जल में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। हाइड्रो जल से बना हुआ है, फाइट का मतलब होता है प्लांट। तो हाइड्रो का मतलब जल, फाइट का मतलब प्लांट। तो हाइड्रोफाइट्स जलोद्भिद, हिंदी में इनको कहेंगे जलोद्भिद। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अब मशरूम, हमें पता है कि मशरूम खाया जाता है, लेकिन ये होता क्या है मशरूम? तो मशरूम प्लांट है, और प्लांट का भी कौन सा पार्ट है? कवक। कवक। चावल की जो फसल है उसको जब हम करते हैं तो उसमें
नेचुरल उर्वरक के रूप में वहां एक शैवाल पाया जाता है, एल्गी। कौन सी एल्गी होती है? वो नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नील हरित शैवाल उसमें पाई जाती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन की सबसे छोटी, यानी हमारे जो बॉडी है, हमारा शरीर है, उसके सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका होती है। तो ऐसे बहुत से प्रश्न आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उनका जो आंसर है, कुछ आंसर आपको डायरेक्ट आते हैं, पढ़ा और दिया, कुछ लॉजिकल होते हैं, दो में से एक सही होता है, उसके लिए आपकी स्टडी काम में आती है, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शन में हमें यह पता होता है ये वाले तो नहीं है। कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं हमें आंसर नहीं आता, लेकिन उस ऑप्शंस में हमें पता होता है कि ये दो ऑप्शन तो इनमें से नहीं है, सीधा सीधा हम पता कर सकते हैं, फिर दो में से होता है, उसका अगर हम लॉजिकल आंसर करें, पढ़ें, तो उसका आंसर दिया जा सकता है। तो ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु, एक तो धातु होती है, एक अधातु होती है, दोनों के गुण है तो उपधातु कहा जाता है। उसी प्रकार परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? जो न्यूक्लियस होता है हमारे एटम का, उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैक्यूरेल ने की, हमें पता है। और जब रेडियो एक्टिविटी में किरणें निकलती है तो कौन कौन सी किरणें निकलती है? अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती है। ये तीन किरणें वहां से निकलती है। और किसी भी जीवाश्म की आयु का निर्धारण, सदियों पहले जो चीजें मिलती है हमें, जीवाश्म मिलते हैं, उनकी हम आयु का निर्धारण कैसे करते हैं? तो वो कार्बन डेटिंग मेथड होता है। कार्बन की अर्ध आयु होती है, उस अर्ध आयु के बाद वो कार्बन उसमें उतना आधा रहता है, फिर उसके बाद उतना आधा रहता है, तो उसकी कैलकुलेशन के व्याप पे हम जीवाश्मों की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। आशा करता हूं कि जो ज्ञान सुधा चैनल है वो आपके लिए काम आएगा, और दूर दराज आप घर में बैठे राजस्थान के माने हुए लेक्चरर्स के वीडियो आपके पास उपलब्ध होंगे। इसके लिए मैं पुनः एक बार श्रीमान संदेश नायक सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने ये वीडियो बनाया। धन्यवाद, थैंक यू।